मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से आप लोगों को जो ये वीडियो मिल जाना चाहिए था टाइम से, वो मिला नहीं। तो मैं बहुत उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा रेगुलैरिटी नहीं आ पा रही चीज़ों को लेके, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यू एंड नथिंग एल्स, ठीक है? दूसरी चीज़, आप में से कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि भई मैम अगर कोई कोर्स है पॉलिटिकल साइंस पीजी के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग देखिए अगर जिन लोग को भी कोर्स ज्वाइन करना है, जो एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें उनको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो बच्चे आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दोगे, तब भी हम आपको वो शेयर कर देंगे, ठीक है? जो भी डिटेल्स है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है बच्चे? तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व कर लिए थे, ठीक है? जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पीवाईक्यू 2024 वाला, आप लोग देख लीजिएगा बच्चे, पिछला वाला वीडियो, और ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो वो पक्का देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, जो कि हमारा छूट गया था, उसको देखते हैं। Which among the following was the reason for calling off the non-cooperation movement? निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण था? अगेन मैं कहूंगी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, और इसको समझना भी बहुत आसान है। अगर जिन्होंने पढ़ा है भाई उनके लिए तो फिर बहुत इजी है, ठीक है? तो ऑप्शंस है, फर्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आर्टिस्ट ऑफ गांधी जी, अरेस्ट ऑफ गांधी जी, चौरा चौरी कांड, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, देयर विल बी डिफरेंस बच्चे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, सॉरी भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है और सविनय अवज्ञा मूवमेंट क्या है, उसको ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है? दोनों को ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन किस लिए किया गया था आपका, पहले तो ये समझिए, तो रॉलेट एक्ट जो लगा हुआ था उसके खिलाफ, कि बिना किसी को सूचित किए कुछ भी किया हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसके लिए रॉलेट एक्ट जो है वो लगाया गया था, ठीक है बच्चे? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी इंसिडेंट क्या है, जब हुआ क्या था, चौरी चोरी जो एक जगह थी, वहां के पुलिस स्टेशन को लोगों ने वो आग लगा दी थी। जो क्रांतिकारी थे, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने आग लगा दी थी, और गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने अहिंसा का बहुत ज्यादा एक जो एक होता नहीं है उदाहरण दिया सबको, कि नहीं नहीं, हम अहिंसा के साथ ही सब कार्य करेंगे। और यहाँ पे चौरा चौरी कांड में क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में अगर आप आग लगा दिए, तो भाई वो हिंसा हिंसा का इंसिडेंट हो गया, उससे वो काफी आहत हो गए थे, और फिर उसके बाद कॉलिंग ऑफ यानी कि असहयोग आंदोलन को उन्होंने फिर बंद कर दिया था, ठीक है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Thucydides' text on the Peloponnesian War is a story between which Asian state? देखिए, पेलोपोनेशियन युद्ध, आप लोग जिन लोगों ने प्लेटो पढ़ा है पता है भाई वो किनके किसके किसके बीच में हुआ था, एंड किसने उसको लिखा था, फिर उसका अनुवाद किसने किया, तो ये भी दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। पेलोपोनेशियन वॉर जो है थ्यूसिडाइडस ने लिखा है, एंड देन आगे चल के जो थॉमस हॉब्स है वो उसको वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है? मुझे थोड़ा सा भूल रही हूँ, ठीक है? और ये हुआ किसके बीच था, एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में हुआ था, और इसमें एथेंस जो था हार गया था, और इसी का जो एथेंस जब हार गया था, तो प्लेटो को बहुत ज्यादा क्या हुआ था, दुख हुआ था, ठीक है? और दुख हुआ था इस वजह से ही वो पूरे उस सिस्टम से काफी ज्यादा दुखी थे, ठीक है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which water treaty between India and Pakistan, one of the bone of contention between two neighbors? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जो क्या कहते हैं जल संधि, दो पड़ोसियों के बीच विवाद की एक जड़ है बहुत बड़ी, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे ऑप्शन है, द गंगा वाटर ट्रीटी, द इंडस वाटर ट्रीटी, द इंडस एंड गंगा वाटर ट्रीटी, द सतलुज वाटर ट्रीटी, ठीक है बच्चे? तो आपका जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो वाटर ट्रीटी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो वो है आपका द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि, जो कि आप देखोगे इधर से अपना निकलती है, इस साइड से आपके वेस्टर्न साइड से निकलती है भारत, ठीक है?
भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में है ये नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल। लॉक के अनुसार लोगों के प्राकृतिक अधिकार निम्नलिखित है। राइट टू इक्वालिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लॉक को क्या कहा जाता है बच्चे? लॉक को ध्यान रखिएगा, लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, उदारवाद का। उदारवाद किसको फॉलो करता है? स्वतंत्रता को फॉलो करता है। तो यहाँ पे याद देखिए, स्वतंत्रता कहाँ है? तीनों कहीं में भी है, तीनों ऑप्शंस में। इसमें नहीं है तो इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, फिर इसको कट कीजिए। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी में कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लिख के आएगा, तो फिर भैया उसको में कंफ्यूज मत हो जाना। प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर दोनों में से कोई भी आए तो उसको मार्क कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉक, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन टाइप होते हैं। द पहल स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल योजना किससे संबंधित है? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, एग्रीकल्चर लोन। बहुत ही इजी है। बलिया में इसकी शुरुआत हुई थी, बलिया में, और बहुत ही फेमस इस चीज को किया गया था कि कहा गया था कि एलपीजी सब्सिडी के वजह से बहुत ही ज्यादा जो महिलाएं हैं उनकी वजह से उनके लिए क्या कहते हैं, चीजें बहुत आसान हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर होगा 1, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडीज। ठीक है, जो महिलाओं के लिए की गई थी, जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी उनके लिए सही किया गया था। द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ। अधिशेष मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत काफी हद तक सिद्धांत से लिया गया है। किसके सिद्धांत से? सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है, जिसमें कि आपका कोई चीज अगर 100 रुपए में बन रही है और बिक रही है 1000 रुपए में, जिसमें कि क्या कहते हैं, जिसमें कि आपका 900 का मुनाफा हो रहा है, और ये 900 का जो मुनाफा है वो जो मजदूर उस चीज को बना रहा है उसके साथ शेयर नहीं हो रहा है, तो इसको सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत है और कहा जाता है। और जब वो सरप्लस वैल्यू शेयर नहीं हो रहा है मजदूर के साथ, तो क्या हो रही है? चीजें बिगड़ रही है, फिर क्रांति की स्थिति बढ़ रही है। तो ये किसके द्वारा लिया गया था? एडम स्मिथ, थॉमस माल्थन, डेविड रिकार्डो और जेएस मिल के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर है डेविड रिकार्डो। रिकार्डो की जो थ्योरी है उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप ध्यान दे दीजिएगा, बाई चांस पूछ दे तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एडम स्मिथ, जेएस मिल एंड डेविड रिकार्डो, these are the very important features. Who among the following is the author of the book Statement? निम्नलिखित में से कौन स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक है? थॉमस हॉब्स, अरिस्टोटल, प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू। तो बहुत ही इजी है ये चीज, आपका देखेंगे तो इसका आंसर भी बहुत इजी है। आप प्लेटो की जिन लोगों ने बुक्स याद रखी है तो भाई उनके लिए तो ये बहुत इजी है। प्लेटो ने ये लिखी है, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, फर्स्ट, सेकंड उनकी लॉज, एंड थर्ड स्टेट्समैन। ध्यान दीजिएगा, ये बुक्स, तीनों बुक्स हर जगह पूछी जाती है। एंड देन अनदर थिंग ये कि ये सभी बुक्स कौन सी शैली में है? संवाद शैली में, यानी कि डायलॉग्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ विच 5 year प्लान इन इंडिया? कमांड कैपिटलिज्म भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ पेश किया गया? द फर्स्ट 5 year प्लान, द सेकेंड 5 year प्लान, द थर्ड 5 year प्लान, द फिफ्थ 5 year प्लान, किस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? चलिए बच्चे, तो देखते हैं। आपका इसका आंसर है बच्चे सेकेंड 5 year प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों किया गया था? बिकॉज इंडस्ट्रियल्स, जो फर्स्ट तो हमारा जो 5 year प्लान था वो किस पे बेस्ड था? वो टोटली हमारा बेस था कि क्या कहते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को, सॉरी, कैसे हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं। एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में उद्योगपति पीछे चले गए, तो फिर बाद में कैपिटलिज्म का बहुत इशू है, फिर उसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? निम्नलिखित में से कौन
सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक नहीं थे। रूसो, टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की, रॉबर्ट नॉसिक। यहाँ पे पूछ रहे हैं सकारात्मक, ठीक है। रूसो कहते ही है कि मोरालिटी होनी चाहिए। टी.एच. ग्रीन भी कहते हैं मोरालिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अगर जिन लोगों ने ध्यान से बहुत पढ़ा है आपका लिबर्टी के टॉपिक को, हैरोल्ड लास्की तो बिल्कुल भी नहीं कहते। लास्की भी किसकी बात करते हैं? लास्की ऑलवेज टॉक्स अबाउट स्टेट। देन द आंसर विल बी रॉबर्ट नॉजिक। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि जो भी एक उनकी जो एंटाइटलमेंट की थ्योरी है उसमें कहते हैं कि व्यक्ति ने जो भी कमाया है वो अपनी मेहनत के अनुसार कमाया है, और वो अगर मेहनत अगर वो किसी और को दे देता है तो कहीं ना कहीं से भाई उसके लिए भी खराब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 12, 16 या 20? ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर होगा 12। ठीक है, 12 सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। ठीक है, मैच करना है। थॉमस पॉगे, चार्ल्स बेटिस, थॉमस नेगल, डेविड मिलर। Principle of social justice, the possibility of altruism, the idea of human rights, world poverty and human rights। तो इसको अगर देखें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आप लोगों के लिए भाई अगर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आए तो कोशिश कीजिए कि भाई उसको छोड़ के आप लोग हट सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो आप देखते हैं बच्चे, थॉमस पॉगे जो होते हैं वो पॉवर्टी के बारे में बहुत बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर थॉमस पॉगे को आपने पढ़ा है, जो कि आपके क्या कहते हैं ग्लोबल जस्टिस में आप लोगों को थॉमस पॉगे को पढ़ना रहता है। ठीक है, थॉमस पॉगे बताते हैं क्या क्या कहते हैं वर्ल्ड पॉवर्टी कैसे बढ़ती है, फिर उसमें ह्यूमन राइट्स का कैसे हनन होता है या क्या चीजें होती है, वर्ल्ड को क्या सोचना चाहिए, उस पे आपका थॉमस पॉगे। एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो आपका जॉन रॉल्स। दे बोथ आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल जस्टिस। कोई किसी को मत पढ़िए, पर इन दो लोगों को पढ़िए और इनकी बुक्स को ध्यान रखिए। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ये, ए का फोर्थ, बी का थर्ड एंड सी का सेकंड, एंड ये देखो ये ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन का है, ये नहीं होगा, एंड डी का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये चीज? बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जनरली थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए देता है। अगर आपने देखे बच्चे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देता है, अगर आप अपने टॉपिक से कनेक्टेड हो, अगर आप अपने टॉपिक को आपने सभी जो CUET PG का जितना भी टॉपिक है अगर उसको सबको आपने पढ़ रखा है अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में तो हो ही नहीं सकती, इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रमुख अंग है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल, तीसरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, चौथा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपको चूज करना है जो कि क्या होगा करेक्ट आंसर। आपका इसमें आपका बच्चे CNC नहीं होगा, यूनेस्को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज ए प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है, ये अंग नहीं है। इट इज नॉट ए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट बट इट इज ए प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच वर्क्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, साइंस एंड कल्चर इन द होल वर्ल्ड। और पूरे विश्व में ये कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ABD हो जाएगा। इसमें अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप लगा दोगे ना किसी भी क्वेश्चन में, तुरंत आपको समझ में आएगा। बाकी तो आप लोग पढ़े लिखे हो ही, अगर रिवाइज कर लोगे यूनाइटेड नेशंस को तो फिर वो भी सही है। हु कॉन्सेप्चुलाइज द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी? प्रतिबद्ध तर्कसंगतता के विचार की संकल्पना किसने की थी? A. एल्थियोनी, हर्बर्ट साइमन, मैक्स वेबर, FW रिक्स। ध्यान रखिएगा बच्चे, बाउंडेड रैशनैलिटी का जो ये क्वेश्चन है ये बार बार आपसे रिपीटेड पूछा जाता है। रिपीटेड रिपीटेड मतलब बहुत अच्छे से रिपीट करके ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है।
तो इसको तो रट जाइएगा, ये आपका दिया है हर्बर्ट साइमन ने और साइमन ने। और ये एक्चुअली है तो क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बट फिर भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी एंड बर्ड्समैन वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। स्थानीय निकाय लोकपाल के गठन की सिफारिश निम्नलिखित निकायों में से किसके द्वारा की गई, ठीक है। आपका लोकपाल जो है एक स्थानीय निकाय है कि अगर करप्शन वगैरह कहीं पे हो रहा है, आपके कोई ऑफिसर कर रहा है, यू कैन पुट दैट थिंग। ऑप्शंस है नीति आयोग, दूसरा है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा है एल.एम. सिंघवी कमेटी, चौथा है आपका सरकारिया कमीशन, ठीक है बच्चा। तो अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हुए थे, यानी जो प्रशासनिक सुधार है, प्रशासन में जो, आखिर प्रशासन में कौन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स जब सही से काम नहीं करते तो फिर प्रशासन गिरने लगता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका ऑफिसर्स, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, chronologically arrange the provisions of the constitution according to the order of its appearance। कालानुक्रमिक रूप से संविधान के प्रावधानों को इसकी उपस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका जो ऑप्शंस है वो देखिए, ए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। तो आपका क्या आंसर होगा इसका, इसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, आपको यहाँ पे 1 to 1 करके आपका लगाना होगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, पहले तो आपका इक्वल क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको दिया जाता है, ठीक है। देन आपका जो होगा, आपको दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा। फिर बी आपका होगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये तीसरा ले लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है आपका, आर्टिकल आपका जो है, आर्टिकल आपका क्या है, राइट टू इक्वालिटी के थ्रू आता है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका राइट टू लिबर्टी के थ्रू आता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वो भी आपका आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रोविजंस, मतलब कि जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको आपको लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 2। ये आप कैसे कर पाओगे, जब आप आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे तब। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो रट जाओ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके उसको तो रट जाओ, बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रटना, उसको समझना और उसको जानना, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुसंख्यकों का अत्याचार कहा है। इसको तो एकदम आंख मूंद के आप डी टॉकवालाई को देखिए, उनको मारिए। रिपीटेड है बच्चे, रिपीटेड है, बहुसंख्यकों का अत्याचार, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो सबसे ज्यादा जो जिनकी बहुमत होती है उन्हीं की सरकार बनती है। तो कई बार क्या होता है, इसमें अल्पसंख्यकों की बात ही नहीं सुनी जाती है। अल्पसंख्यकों की जब बात नहीं सुनी जाती है तो भाई प्रॉब्लम जो है वो अराइज होने लगता है। उसी को सही करने के लिए फिर आगे काम वर्क किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 आपका मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मिनर्वा ब्रुक पर्सपेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट। ये ऐसा सवाल है आपको लगेगा आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस है ही। तो सीयूटी पीजी में ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं की गई है, तो आउट ऑफ द सिलेबस ही। ये जिन लोगों ने बीए किया होगा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही इजी सवाल होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ए का 4th, ठीक है, एंड देन बी का 1st, सी का 3rd एंड डी का 2nd, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूं तो इसको, अगर आप एक क्वेश्चन जो होता है ना, एक क्वेश्चन को जिसको हमको छोड़ देना चाहिए, तो ये उन क्वेश्चंस में से। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक विकास से
जोड़ के रखा है, जेम्स कोलमैन, लूशियन पाई, डेविड ईस्टन और आपके मार्क्स वेबर। तो बच्चे इसका आंसर होगा मार्क्स वेबर। जो होते हैं वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। आप कहीं पर भी देखिए तो उनकी बुक्स वगैरह अगर आप उनको समझ रहे हैं तो वो आप हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति को किस वर्ष अपनाया गया? ये भी करंट से है, 2016, 14, 2020, 2018। ठीक है बच्चे, इसका जवाब तो भाई बहुत ही आपके लिए आसान होगा। क्या है बच्चे, 2014 में आपका सेम उसी टाइम पे बहुत ज्यादा पीएम मोदी जो है वो आपके गवर्नमेंट में आते हैं और बहुत सारे वो लोग चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर्ग्यूड दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल? निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से किसने तर्क दिया कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? सुकरात, प्लेटो, थ्यूसिडाइडस, अरस्तु। तो बच्चे इसका आंसर होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। या तो वो राज्य में रहेगा, राज्य में रहेगा तो राजनीतिक गतिविधियों में वो कहीं ना किसी प्रकार से वो रहता ही है, चाहे वो सहमति दे और चाहे वो असहमति दे। 31st क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्क्राइब इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट लैकिंग द कैपेसिटी टू एक्ट अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट? किसने भारत को नरम देश के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, यहाँ ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा कहां से, पॉलिटिकल कमेंटर्स जो होते हैं ना, जो अपना टिप्पणी जो देते हैं उनसे। गुनार मेडल, अतुल कोहली, रजनी कोठारी, पॉल ब्रास। तो ये देते हैं आपके गुनार मेडल, इसको देते हैं आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following statement which are true regarding United Nations Sustainable Development Goals of 2030 एजेंडा? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रिलेटेड है आपके यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है, 2030 का जो एजेंडा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है बच्चा, it does not it the agenda is broad intergovernmental agreement that acts post 2015 developmental agenda। एजेंडा एक व्यापक अंतर सरकारी समझौता है जो 2015 के विकास के बाद कार्य करता है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। इट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन entitled The Future We Want. The role of global civil society is significantly restricted in this agenda। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बच्चे। तीनों देखिए, तीनों फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, बट जो डी है आपका आंसर वो कहीं से भी आपको देखोगे तो इररिलेवेंट लगेगा। बी ऑप्शन जो है, द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट। रेस्ट्रिक्टेड कैसे होगा भाई, रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते ना आप, प्रतिबंधित नहीं कर सकते, बल्कि और आप कहोगे कि भाई वो अच्छे से और काम करे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत सही है, उन सभी को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोग कहाँ पे दे रहे, हम लोग देखिए बहुत आगे आ गए। चलिए, है ना, 33rd क्वेश्चन चलिए आते हैं। Chronologically arrange the SARC specialized bodies according to the year of its establishment। कालाक्रमिक रूप से सार्क विशिष्ट निकायों को इसकी स्थापना के वर्ष के अनुसार से लगाइए। सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क आर्बिट्रेटरी काउंसिल, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। तो बच्चे इसका आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, आप लोगों को जितनी भी ये स्पेशल बॉडीज है उनको लगाना है सही से। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, क्योंकि सार्क जो है वो सार्क के जितने भी देश है वो सभी क्या है, 8 देश है, 8 मेंबर्स है इसके, 8 मेंबर्स है, जिसमें अफगानिस्तान जो है इनका लास्ट मेंबर है जो कि लास्ट में जुड़ा है। देन आपका सार्क डेवलपमेंट फंड, फिर उसके बाद आपका सार्क आर्बिट्रेटरी काउंसिल, एंड देन साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका आता है 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उन सभी को जितने भी हैं उनको रट लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रियलिस्टिक थिंकर? कौन यथार्थवादी नहीं है? ठीक है, थॉमस हॉब्स, केनेथ वॉल्ट्स, वुड्रो विल्सन, हॉन्स जे मॉर्गेंथो। थॉमस हॉब्स, केनेथ वॉल्ट्स तो है ही, हैंस जे मॉर्गेंथो वो भी है, वुड्रो विल्सन और थॉमस हॉब्स में आपको कंफ्यूजन
पड़ेगा तो वो भी नहीं करना क्योंकि वुडरो विल्सन तुरंत क्या है, लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Latin America, the region of world where presidential institutions have dominated since the 19th century, is also the region with क्या है आपका जो लैटिन अमेरिका जो है वो एक बहुत ही जहाँ पे प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही टाइम से डोमिनेट किए, वहां पे और क्या खास है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एज प्रेसिडेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस, द हाईएस्ट level of regime instability, highest level of economic development has taken place। ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर होगा द हाईएस्ट लेवल ऑफ regime, शासन अस्थिरता जो है वहां पे सबसे बड़े लेवल पे रही है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चे, 10 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम लोगों ने अभी आज जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, ध्यान से रखिए। ठीक है, कल जो बाकी के क्वेश्चन है वो कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे आप लोगों का। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। ठीक है, और पुराने जितने भी वीडियोस हैं उसको एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, ताकि आप बेनिफिट उसका उठा पाए, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है।